Hello everyone. I hope you all are doing absolutely amazing. My name is CA Siddhant Mehta and welcome you all to lecture number 0 of our unique regular batch for strategic management. Sir, मेरा नेक्स्ट सवाल है, ये बैच का नाम यूनिक क्यों है? यूनिक इसलिए है बिकॉज इस बैच को ना मैंने ऐसा स्ट्रक्चर किया है जिससे आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेक्चर्स के साथ ही कॉन्फिडेंटली रिवाइज कर पाओ। और ऐसा मैंने इसलिए किया है बिकॉज सीए इंटर के एग्जाम्स ये इकलौती ऐसे एग्जाम है जहाँ पे आपको टाइम बहुत कम मिलता है और उस टाइम में आपको बहुत सारी चीजें करनी है। सीए फाउंडेशन के लिए ना आप अपनी पढ़ाई 11 से शुरू कर सकते हो, आपको इफेक्टिवली 2 साल मिलते हैं। सीए फाइनल के लिए आपको 3 साल मिलते हैं, बट सीए इंटर एग्जाम ये एक ही ऐसी है जहाँ पे आपको 9-10 महीनों में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसलिए अगर आपने एक सब्जेक्ट को लेक्चर्स के साथ ही खत्म कर लिया ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है सेल्फ स्टडी के टाइम पे। उसी के साथ जो मैं आपको बुक्स प्रोवाइड करने वाला हूँ उससे ये इंश्योर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन और रिविजन कम से कम समय में अच्छे से कर पाओ। सो दिस यूनिक रेगुलर बैच इज एप्लीकेबल फॉर सितंबर 26, जनवरी 27 एंड मई 27 स्टूडेंट्स। और ये है लेक्चर नंबर 0। मतलब यहाँ पे हम बैच के बारे में सारे डिटेल्स को डिस्कस करने वाले कि कैसे इस बैच को मैंने स्ट्रक्चर किया है, कैसे जो पास्ट स्टूडेंट्स को पेन पॉइंट्स थे, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी एसएम को, उसको कैसे रिजॉल्व किया है थ्रू आवर बुक्स एंड थ्रू आवर लेक्चर्स। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। So let me first introduce myself. My name is CA Siddhant Mehta. I have cleared my CA exams at the age of 22, where I've cleared each and every level at first attempt. I got 565 marks at CA Inter and hold 11 exemptions in my entire CA journey. उसी के साथ मेरे पास और एक prestigious डिग्री है and that is BCom. वाह सर, BCom को prestigious। अरे राजा, अभी ना आपका फाउंडेशन हुआ है, अभी आपके सीए इंटर के क्लासेस चलेंगे, उस क्लासेस के साथ आपको बीकॉम का सबमिशन करना है, फिर सीए इंटर के एग्जाम्स, फिर बीकॉम के एग्जाम्स, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलती है, फिर अल्टिकलशिप, फिर बीकॉम। तो इन 3 साल में जो हमारा सैंडविच होता है ना, तो वो सैंडविच बन बन के ये एग्जाम्स दिए। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन इट। देन आई हैव स्टार्टेड विद माय एकेडमी लास्ट ईयर इन द नेम ऑफ मेहताज प्रोफेशनल एकेडमी एंड आई हैव टीचिंग सिंस देन and within 1 year 3,300 plus students are enrolled with us. So here I started with CA final SPM papers where I took 2 subjects. The one is valuation and the another one is startup. ये CA final SPM के papers ना आपको CA इंटर एग्जाम्स क्लियर करने के बाद देने रहते हैं और CA फाइनल एग्जाम्स के पहले देने रहते हैं। ये एग्जाम्स क्लियर करने के बाद ही आप सीए फाइनल एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पे आपके पास 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसमें से मैंने 2 सब्जेक्ट्स लिए थे और इनके लिए रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल करके दिए थे और मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे। और रिवीजन वीडियोस जो मैंने दिए दोनों सब्जेक्ट्स को प्रोवाइड किए थे ना, दीज आर द मोस्ट व्यूड रिवीजन वीडियोस फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हमारी स्टार्टअप की प्लेलिस्ट ने क्रॉस किया है 3,30,000 प्लस व्यूज। फिर मैंने सीए इंटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे फॉर जनवरी 26 एंड मई 26 स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैज लव्ड आवर रिसोर्सेज एंड दीज आर फ्यू फीडबैक्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स। जहाँ पे मैंने 2 बुक्स प्रोवाइड किए थे, एक है हमारी लास्ट मिनट 4 बुक जो पूरे सिलेबस को 42 पेजेस में कंपाइल करती है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दूसरा है यूनिक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 3 एक ऐसे यूनिक फैक्टर्स है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सर वो क्या है? सर धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा। सो सर आपने 42 पेजेस में पूरा सिलेबस को कंपाइल किया है, मतलब कुछ ना कुछ तो कट शॉर्ट किया होगा। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं किया, बस चीजों को समराइज किया है, 100% कवरेज है और अच्छे से मेंशन किया। बट स्टूडेंट सेज सर देयर इज अ फुल कंटेंट ऑफ योर सिलेबस, देयर इज अ क्लीन फॉर्मेट एंड एक्सप्लेनेशंस आर टू द पॉइंट। अगर उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी निकाल दिए तो 36 पेजेस में इफेक्टिवली वो चीज़ों को रिवाइज कर पाते हैं। फिर क्वेश्चन बैंक में आपने चीज़ों को हाईलाइट किया है, इससे समझना और ज़्यादा आसान हो रहा है। फिर मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन बैंक में 3 यूनिक पॉइंट्स है, उसमें एक यूनिक पॉइंट ऐसा है कि ये वहाँ पे ना मैं ट्रिकी क्वेश्चंस को एनालिसिस देता हूँ, ये कि उन तरीके क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है, फिर उन तरीके क्वेश्चन को आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, वो ऐसे मेरे एनालिसिस और इनपुट्स देता हूँ क्वेश्चन बैंक पे। सो योर द स्टूडेंट सेज कि सर द एनालिसिस जो आपने प्रोवाइड किया ना, इट गिव्स अस द आइडिया रिगार्डिंग हाउ टू प्रेजेंट द आंसर। So after going through the analysis, it is quite clear regarding the presentation and now they can appear to the exams without any fear. उसी के साथ मैंने इन्हीं रिसोर्सेज से रिवीजन वीडियोस भी अपलोड किए थे for January 26 and May 26 students, and students has also loved our revision lectures and these are few comments on our revision lectures. फिर मैंने मैराथन कंडक्ट किए थे, ये लाइव मैराथन थे जनवरी 26 स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे हमने 6 घंटे में क्विकली चीज़ों को समराइज करके क्विकली रिवाइज किया था और इससे भी उनको फायदा हुआ था। फिर मैं ना रिवीजन वीडियोस, मैराथन वीडियोस, उसके साथ ना थोड़े एनालिटिकल वीडियोस भी शेयर करता हूँ। इससे कैसे होता है स्टूडेंट्स को ना समझता है अच्छा कौन से टॉपिक्स पे हमको ज्यादा टाइम देना है। तो ये जो एबीसी एनालिसिस वीडियो मैंने जैन 26 स्टूडेंट्स के लिए दिया था ना, वहां से सी कैटेगरी में से 1 मार्क का भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ था, बस ए और बी कैटेगरी से क्वेश्चंस आए थे। फिर ये एबीसी वीडियोस डालता हूँ, फिर उसी के साथ राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करता हूँ, सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस करके बताता हूँ कि आईसीआई कहाँ पे मार्क्स कट करता है, कौन सी चीजों के लिए मार्क्स देता है। इससे क्या होता है हमारा जो नाता रहेगा ना वो बस रेगुलर बैच का नहीं रहेगा, उसके बाद भी आपके लिए बहुत सारे रिवीजन वीडियोस आने वाले।
इसलिए अगर आपने ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके पहले तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड देन शुरू करना, ठीक है। सो 3,300 plus students trusted me because I have addressed their pain points. तो सर आपने एसएम में पिन पॉइंट्स को कैसे एड्रेस किया है उसके बारे में हम थोड़ी ही देर में डिस्कशन करने वाले हैं, बट उसके पहले मुझे आपको ना ये सब्जेक्ट के बारे में यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पेपर के बारे में थोड़ा बताना है कि इसका पेपर का पैटर्न कैसा है और वो सारी चीजों के रिगार्डिंग डिस्कशन करना। तो पहले वो करते हैं और फिर हम पिन पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको पता होगा कि सीए इंटर में आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं और ये 6 सब्जेक्ट्स दो ग्रुप में बटे। ग्रुप 1 है पेपर नंबर 1, 2, 3 का और ग्रुप 2 है पेपर नंबर 4, 5, 6 का। तो यहाँ पे जो दो पेपर्स आएंगे ना, पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6, यहाँ पे 100 मार्क का पेपर दो सब्जेक्ट्स को मिला के बनाने वाले। पेपर नंबर 3 में डीटी और जीएसटी और पेपर नंबर 6 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और इसी के लिए पेपर नंबर 6 में दो पार्ट्स है, 6A और 6B। 6A है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और 6B है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, और दोनों भी 50-50 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आने वाले। तो जो 100 मार्क का पेपर बनेगा ना, उसमें से 30 मार्क्स का कंपलसरी एमसीक्यू आएगा और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और ये दोनों भी इक्वली स्प्लिट है। 30 मार्क का एमसीक्यू, 15 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, 15 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, और 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में 35 एफएम के और 35 एसएम के। तो सर मेरा ना यहाँ पे एक सवाल है कि क्वेश्चंस कैसे मिक्स करके आते हैं क्या? मतलब क्वेश्चन नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएम के दोनों के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आपको अलग से दिए जाएंगे, दोनों के आंसर शीट आपको अलग से दिए जाएंगे। एफएम के डिस्क्रिप्टिव के आंसर आपको एफएम के आंसर शीट में लिखने, एसएम के डिस्क्रिप्टिव के आंसर आपको एसएम के आंसर शीट में लिखने। एमसीक्यू के लिए एक ही बंच दिया जाएगा और उस बंच में मेरा दो पार्ट्स रहेंगे, जहाँ पे पहले एफएम के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और फिर एसएम के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और इनके आंसर आपको ओएमआर शीट पे देने हैं। तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता एग्जाम में, ठीक है। सो टू समराइज, तुम्हारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आने वाला है पेपर नंबर 6 में, टू बी प्रिसाइज पेपर नंबर 6B में, और ये 50 मार्क्स का पेपर है और प्योर थ्योरी पेपर है। हमारी जो यूनिक रेगुलर बैच होने वाली है वो प्योरली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए होने वाली है। एमसीक्यू आएंगे 50 मार्क्स के लिए और डिस्क्रिप्टिव 35 मार्क के लिए, और यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर एमसीक्यू आपका गलत हो गया या आपने एमसीक्यू ऑप्ट नहीं किया तो उसका कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे ना ऐसे में बस 5 ही चैप्टर्स, क्या बात कर रहे हो सर, बस 5 चैप्टर्स, बट जो कंटेंट है ना मॉड्यूल में वो 300 पेजेस का है। डरने की कोई बात नहीं है इसमें, हम सब कंटेंट को अच्छे से यहाँ पे देखने वाले, ठीक है। बट ऐसे में ना एक बेस्ट पार्ट है, ऐसा बेस्ट पार्ट है ना जो आपको बाकी कोई भी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, और ये बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे ना हर चैप्टर का एवरेज 10 मार्क का वेटेज है। मतलब 5 चैप्टर्स, पूरा पेपर आने वाला है 50 मार्क के लिए, 5 × 10 50, गेम ओवर। हर चैप्टर 10 मार्क के एवरेज वेटेज रखता है। दैट्स व्हाई द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी एक स्टूडेंट के लिए रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट इज हाईएस्ट इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बिकॉज यहाँ पे अगर आपने एक चैप्टर कर लिया तो आपके 10 मार्क हो गए, 2 चैप्टर कर लिया तो 20 हो गए, 3 कर लिया तो 30 हो गए। सो एसएम इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट, but the truth is majority of the students are not even able to reach 30 plus marks, और इसके रीजंस है जो थोड़े पेन पॉइंट्स जो इससे वो गुजरते हैं, और उन पेन पॉइंट्स के ऊपर हमने काम किया। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द पेन पॉइंट्स फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहला पेन पॉइंट आता है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, वो है सर कि ये पेपर ना एक थ्योरी पेपर है, और थ्योरी सर मुझे पता नहीं, मुझे याद ही नहीं रहती, आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड थ्योरी। देखो ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपका ना कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो, या अगर आपका कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रिविजन में किधर ना किधर तो गलती हो रही है। अब इसको हमने एड्रेस किया है थ्रू 3 वेज। जैसे वेरी फर्स्ट वन इज थ्रू आवर लेक्चर्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कंसेप्ट को ना समझने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे आप वो कंसेप्ट को रिलेट कर सको। फिर अलग अलग कंसेप्ट्स के लिए अलग अलग एग्जांपल्स लेते जाते हैं, जिससे आपको अलग अलग कंपनीज के बारे में भी समझे। प्लस मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत बार कंसेप्ट के लिए मैं रिसेंट एग्जांपल्स लूँ, जिससे आप आज क्या चल रहा है उससे चीजों को कनेक्ट कर सको। जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में हम एक कंसेप्ट समझते हैं सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट के बारे में, जो बोलता है कि जब भी तुम एक बिजनेस करते हो ना तो तुम्हें लोगों के सोशल वैल्यूज को समझना है, कल्चरल एस्पेक्ट्स को समझना है, और तुम्हारा बिजनेस उन चीजों को हार्म नहीं करना चाहिए। अगर वो हार्म करता है देन तुम्हारे बिजनेस पे रिवर्स इंपैक्ट आएगा। सो हियर वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट, कि कैसे बिजनेस एक बहुत ही अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा था, बट एक जोक ने लोगों के सोशल वैल्यूज को हर्ट किया और उसके वजह से बिजनेस पे रिवर्स इंपैक्ट आ गया। सो तुम्हारे बिजनेस ने कभी भी लोगों के सोशल वैल्यूज को हर्ट नहीं करना चाहिए। सो व्हेन वी टेक रिसेंट एग्जांपल्स ना, वी कैन कनेक्ट दीज कांसेप्ट्स विद रियलिटी, कि आज क्या चल रहा है उससे हम चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर एक बार हमने चीजों को, कंसेप्ट्स को एग्जांपल्स के थ्रू समझा तो आपका कंसेप्ट्स के ऊपर होल्ड आ जाएगा। फिर उसके ऊपर और ग्रिप आने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्कशंस कंडक्ट करते हैं ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच आर देयर इन क्वेश्चन बैंक। इससे क्या होगा, आपको समझेगा कि अच्छा ये कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट के ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए, ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे, इसको ऐसे हमने डिकोड किया।
इससे क्या होगा, आपका ना वो कंसेप्ट के ऊपर ग्रिप आएगा, और ये दो चीज़ों के वजह से आपको कंसेप्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इससे आपका ये प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाएगा, बट ये अभी भी बचता है। इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल रिविजन्स कंडक्ट करते हैं। जब मैं क्लास में आपको वो कंसेप्ट सिखा रहूंगा ना, तभी मैं आपको उसको 2-3 बार बताता हूँ, 2-3 बार चीजें रिपीट करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, एक बार लेक्चर खत्म हो गया, 5 मिनट में क्विकली जितना भी हमने चीजों को डिस्कस किया होगा उसको मैं क्विकली रिवाइज करता हूँ। फिर हम जब कल का लेक्चर शुरू करेंगे, कल के लेक्चर में पहले 5 मिनट में जो हमने कल पढ़ा था उसको हम क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर आगे टॉपिक्स पे जाते हैं। इससे क्या होता है, जो हम आगे टॉपिक्स लेंगे ना, उससे आप ना कनेक्ट कर पाते हो। ऐसा नहीं होता कि यार सर मुझे ना कल का कुछ याद नहीं आ रहा है, पहले हमने कल का रिवाइज किया और फिर हमने अगले टॉपिक्स लिए। इससे जो अगले टॉपिक्स आएंगे उनको आप अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हो, जो हमने चीजें पहले पढ़ी थी। फिर जैसे ही एक चैप्टर हो गया, वैसे मैं एक चैप्टर के लिए आपको ऑडियो रिविजन्स दूंगा, जिससे आप फिर से क्विकली उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। और जब आप सेल्फ स्टडी को चले जाओगे, तब मैं यूट्यूब पे वन शॉट रिविजन और मैराथन्स कंडक्ट करता हूँ, जिससे अगर आपको वो चीज़ों को फिर से रिवाइज करना होगा तो आप आसानी से कर सकते हो। और जब हम इतनी बार मल्टीपल रिविजन्स करेंगे ना साथ साथ में, तो आपको चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। बट दिक्कत एक रहती है कि ना तुम ना बस रिविजन करते बैठ गए ना तो चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। रिविजन्स के साथ तुमको टेस्ट भी देनी पड़ेंगी, और टेस्ट तुम कैसे दोगे, थ्रू आर यूनिक स्ट्रक्चर। अभी उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैसे किया है, जो कोर्स का स्ट्रक्चर रखा है ना, वो 5+2 प्रिंसिपल के हिसाब से रखा है। मतलब हफ्ते के जो 7 दिन रहेंगे, उन 7 दिन में से 5 दिन में आपको डेली बेसिस पे एक एक लेक्चर प्रोवाइड करते जाऊंगा, विच विल बी ऑफ 1.5 आवर्स। फिर जैसे ही आपने ये लेक्चर देख के खत्म कर लिया, आपको सेल्फ स्टडी करनी है डेली बेसिस पे ऑफ 30 to 45 मिनट्स, मात्र इतनी करनी है। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, बट 30 to 45 मिनट्स की आपको सेल्फ स्टडी करनी है। और यहाँ पे मैं जो आपको होमवर्क भी दूंगा ना, वो इतना ही रहेगा जो आप इस टाइम में कंप्लीट कर सको। एक बार आपने 5 दिन में लेक्चर किया, सेल्फ स्टडी किया, देन नेक्स्ट डे को आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है, और क्विकली जो जो हमने चीजें 5 दिन में रिवाइज की थी, 5 दिन में देखी थी, उसको आपको रिवाइज करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के साथ, सर फिर से वो बैठने का मन नहीं हो रहा है, सर एक बार 5 दिन में इतना सब कुछ किया है, फिर से वो बैठने का मन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको ऑडियो रिविजन प्रोवाइड करता हूँ, जो जो चीजें हमने 5 दिन में डिस्कस की है। और इन ऑडियो रिविजन का ना एक्सक्लूसिव एक्सेस बस उन्हीं स्टूडेंट्स को रहेगा जो एनरोल किए रहेंगे। और इस ऑडियो रिवीजन में खास बात ऐसी है कि जब भी मैं ये ऑडियो रिवीजन रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो मैं वो एग्जांपल्स भी लेता हूँ जो हमने ये 5 दिन में लिए थे। यार हमने ना यहाँ पे किंगफिशर का एग्जांपल लिया था, यार हमने ना यहाँ पे अमेजोन का एग्जांपल लिया था, फिर हमने ये क्वेश्चन देखा था, इस क्वेश्चन में ये ट्रिकी पॉइंट था। इससे क्या होगा, आपको ना वो क्विकली चीजें याद आ जाएगी जो हमने लेक्चर्स के टाइम पे डिस्कस किए थे। और इससे आपका ये रिविजन 2-3 घंटे में भी आराम से हो जाएगा। और एक बार आपके ये 6 दिन हो गए, तो 7th डे को ना हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अगर ये 5 दिन में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो फिर हम यूनिट टेस्ट अरेंज करेंगे। और अगर ये 5 दिन में हमारा लेक्चर चलते जा रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर चैप्टर चलते जा रहा है, तो फिर 7th डे को ना मैं एमसीक्यू टेस्ट अरेंज करूंगा। और ये टेस्ट ऐसी रहेगी जो आप 30 to 45 मिनट्स में दे सकते हो, और फिर पूरा दिन आप आराम कर सकते हो। और ऐसा स्ट्रक्चर मैंने इसलिए रखा है बिकॉज मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सीए इंटर में डिफिकल्ट चीज क्या है कि टाइम कम है, और उस कम टाइम में हमको बहुत सारी चीजें करनी है। और वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब आप डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट करते जाओगे। तो अगर आपने ये सोचा कि नहीं भाई पूरी बैच होने दो और उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा और उसके बाद मैं आपको इंप्रूवमेंट्स बोलूंगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि हम वीकली बेसिस पे देखते जाए कि वेयर वी स्टैंड टुडे, और फिर उसके हिसाब से मैं आपको इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकता हूँ। और अगर आप वीकली बेसिस पे खुद को इंप्रूव करते जाओगे ना, तब आप देखना, मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जब हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, तब तक आपका एसएम अच्छे से रिवाइज करके भी हो जाएगा और टेस्ट देख के भी हो जाएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार मैंने चीज़ों को पढ़ा, मैंने एग्जीक्यूट करके देख लिया, ये मेरी गलती थी और फिर मैंने ये ऐसा इम्प्रूवमेंट किया। तो ऐसा हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है और ऐसा हमारा बैच होने वाला है। एम आई क्लियर? यस सर। अभी हम जाते हैं कि हमने ये चीज़ों को बुक्स के थ्रू भी कैसे रिजॉल्व किया है। तो यहाँ पे ना आपको 3 हार्ड कॉपी बुक्स मिलने वाली है। द वेरी फर्स्ट वन विल बी कंसेप्ट बुक 1.0, सेकंड वन विल बी लास्ट मिनट चार बुक 2.1, एंड थर्ड विल बी यूनिक क्वेश्चन बैंक 2.0। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट यूनिक क्वेश्चन बैंक एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दीज 2 बुक्स। अब यूनिक क्वेश्चन बैंक में ना 3 यूनिक पॉइंट्स है, जैसा मैंने आपको कहा था। सबसे पहला यूनिक पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको ऐसे 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। एक है डायरेक्ट क्वेश्चन और दूसरा है केस बेस्ड क्वेश्चन। इससे आपको ना क्लैरिटी मिलती है। अच्छा यार, अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो फिर मुझे मेरे आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, और अगर ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर केस बेस्ड क्वेश्चन आया
तो फिर मुझे मेरा आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे रखना है। फिर सेकेंड चीज, हमने ना यहाँ पे क्वेश्चन बैंक बस कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाया, हर क्वेश्चन का आंसर ऐसा प्रेजेंट किया है जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मुझे आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो जो क्वेश्चन ट्रिकी रहते हैं या जिनके लिए प्रेजेंटेशन नहीं समझता, उसके लिए हम ऐसे एसएम एनालिसिस शेयर करते हैं जिससे आपको समझेगा कि यार ये क्वेश्चंस को ना एग्जाम में कैसे लिखना है। अब ये तीनों क्वेश्चंस प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इन कंसेप्ट के ऊपर है, बट तीनों का ना प्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो यहाँ पे मैंने फिर एनालिसिस शेयर किया है कि अगर क्वेश्चन प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के ऊपर आया और अगर क्वेश्चन कंपनी के ऑनगोइंग प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहा है तो फिर आप ऐसा प्रेजेंट करना। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करो तो फिर आप आंसर ऐसा लिखना। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन दो चीजों को, इन दो कंपनीज को कंपेयर करो और बताओ कौन सा प्रोएक्टिव है कौन सा रिएक्टिव है, तो फिर आप आंसर को ऐसा फ्रेम करना। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी यार एग्जाम में मुझे आंसर्स को कैसे लिखना है। फिर ऐसे में कैसे होता है, बहुत बार क्वेश्चंस ना केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर हमको केस अप्लाइड वे में लिखना पड़ता है। मतलब यहाँ पे तुम जो भी पॉइंट्स मेंशन करोगे ना, वो पॉइंट्स को तुमने केस के हिसाब से मेंशन करना है। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है और उसको हमने रिजॉल्व किया है थ्रू आर एनालिसिस, जहाँ पे मैं डिटेल में बताता हूँ आपको कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको केस के हिसाब से कैसे लिखना है। अब ये सारी चीजों को ना हम बैच में तो डिस्कस करेंगे, बट जब कभी भी आप बाद में चीजों को फिर से पढ़ रहे हो और आप किधर भी अटक गए तो ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा टैकल करने के लिए। इन सारी चीजों के रिगार्डिंग हम बैच में डिस्कसिंग करेंगे, बट ये सारी चीजें मैंने सेफर सेफर साइड के लिए रख दी है, बाद में जब कभी भी पढ़ोगे तब ये चीजें आपको हेल्प करेगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर यूनिक क्वेश्चन बैंक 2.0। अभी हम समझते हैं हमारे कंसेप्ट बुक के बारे में और लास्ट मिनट चार बुक 2.1 के बारे में। तो सर यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट बुक बनाई है ना, ये कंसेप्ट बुक एज इट इज आपकी मॉड्यूल के हिसाब से ही बनाई है। बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, चीजों को ना बेटर वे में प्रेजेंट किया है। जैसे कि ये बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब मॉड्यूल में अगर आप बेनिफिट्स देखोगे ना, ये देखो ये मॉड्यूल है और बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को बस ऐसा पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया है। अब इस चीज को जब तुम पढ़ने को बैठोगे ना तो पैराग्राफ पैराग्राफ देख के चीजें याद नहीं रहती। की पॉइंट्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, हेडिंग क्या है वो नहीं दिया है, इससे चीजें याद नहीं रहती। अब क्या किया है मैंने, सेम चीज को कंसेप्ट बुक में सेम चीज को रखा है बट बेटर वे में प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे मैंने हर एक पैराग्राफ के लिए एक पॉइंट दे दिया। जैसे ये पैराग्राफ के लिए डायरेक्शन सेटिंग, ये पैराग्राफ के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच। इससे क्या होता है, ये पॉइंट से अंदर का कंटेंट याद रखने में आसानी होती है। फिर जैसे जैसे हम पॉइंट्स फ्रेम करेंगे ना, वैसे वैसे उन पॉइंट्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक प्रिपेयर किया है, जिससे वो सारे पॉइंट्स आप याद रहे और एक बार वो पॉइंट क्या है आपको वो समझा, उसके हिसाब से आप अंदर का कंटेंट भी लिख सकते हो। फिर इस कंटेंट में कीवर्ड्स क्या है वो भी मैंने हाईलाइट किए हैं जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर देखो अब मॉड्यूल में ना और एक कंटेंट है जो बात करता है ऐसा स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम 3 लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। अब जब आप मॉड्यूल देखोगे ना तो इन चीज़ों को ऐसा प्रेजेंट किया गया है जिससे आपको क्लियर बाइफर्केशन नहीं समझता कि भाई कॉर्पोरेट लेवल कब खत्म हो रहा है, बिजनेस लेवल के बारे में कब बातें शुरू हो रही है, फंक्शनल लेवल के बारे में कब बातें शुरू हो रही है, और चीज़ें याद नहीं रहती जब आप पैराग्राफ पैराग्राफ बहुत देखते हो तो। इसलिए मैंने ये कंसेप्ट बुक में क्या किया है, इस चीज़ों को रिजॉल्व किया है, चीज़ों को टेबल में प्रेजेंट करके और सही तरीके से बाइफर्केट करके। अगर आप आओगे तो मैंने कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स की इन्फॉर्मेशन को बस पैराग्राफ फॉर्म में मेंशन नहीं किया है, मैंने एक टेबल मेंशन किया है और टेबल में ना चीज़ों को बाइफर्केट किया है कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स में कौन आएगा, अच्छा फिर इनका रोल क्या रहता है, फिर इनका मेन टास्क क्या रहता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर एक नोट वाला पॉइंट, मतलब उस पूरे पैराग्राफ में जो भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट था ना उसको मैं नोट में लिख देता हूँ और उसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रेम करके डाल देता हूँ। फिर बिजनेस लेवल मैनेजर्स में कौन आता है, अच्छा भाई उसका काम क्या है, उसका टास्क क्या है, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, नोट वाला पॉइंट मतलब एमसीक्यू वाला पॉइंट, और फिर एग्जांपल। सेम विद फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। तो जब आप ये चीज़ों को ना ऐसे टेबल फॉर्मेट में पढ़ोगे कि भाई कौन है यहाँ पे, उसका रोल क्या है, उसका टास्क क्या है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल क्या है, तो आपको चीज़ों को ना समझना और याद रखना दोनों भी आसान होता है कंपेयर टू जब आप उसको बस ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में देखते जाते हो तो। ठीक है, तो जो कंसेप्ट बुक रहेगी वो पूरा मॉड्यूल के हिसाब से ही है, बस जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने बस बेटर वे में उसको प्रेजेंट कर दिया है, आपको चीजें याद रखने में और रिवाइज करने में आसान हो। अब हम आते हैं मेरी तीसरी बुक के ऊपर, एंड दैट इज लास्ट मिनट चार्ट बुक 2.1। दिस इज अ रिविजन बुक विच इज अ समरी ऑफ दिस कंसेप्ट बुक, बिकॉज जो कंसेप्ट बुक है ना ये आपकी 130 पेज की है और एग्जाम के पहले आपको 130
पेजेस पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा, बिकॉज आपको यहाँ पे बस एसएम नहीं पढ़ना है, एसएम के साथ एफएम भी पढ़ना है। इसलिए मैंने लास्ट में 4 बुक बनाई है ऑफ 42 पेजेस, जो क्विकली सारी चीज़ों को समराइज कर देती है। बट सर मेरा ना एक डाउट है, मेरा डाउट ये है कि अगर मैं पढ़ते टाइम कंसेप्ट बुक यूज कर रहा हूँ और मेरा होल्ड इस बुक के ऊपर आ रहा है और बाद में मैं रिवीजन करने के लिए लास्ट में 4 बुक यूज कर रहा हूँ, तो सर मेरा जो ग्रिप इसके ऊपर बैठा होगा ना, वो ग्रिप तुरंत इसके ऊपर शिफ्ट हो पाएगा क्या? ये प्रॉब्लम ना मेरे साथ होता था जब मैं सीए की प्रिपरेशन करता था। एक कंसेप्ट बुक एक दी जाती थी, मेरा उसके ऊपर होल्ड आता था और बाद में रिवीजन करने के लिए दूसरी बुक दी जाती थी, तो मेरा ना वो बैलेंस नहीं बैठता था, वो दोनों बुक के ऊपर ग्रिप नहीं बैठता था। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे चीजें आपको कंसेप्ट बुक में मिलेंगे ना, वैसा सेम प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे लास्ट मिनट 4 बुक में रखा है, जिससे आपको ना कुछ भी ऐसा कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये स्ट्रेटेजिक लेवल्स के बारे में देखा, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल के बारे में, जहाँ पे हमने चीज़ों को टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है। सेम टेबल आपको लास्ट में 4 बुक में मिलेगा। सी सेम टेबल आपको लास्ट में 4 बुक में मिलेगा, बट यहाँ पे हमने तीनों टेबल को ऐसा मेंशन किया है जहाँ पे आप एक ही पेज में सब चीज़ों को क्विकली देख सको और रिवाइज कर सको। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने लास्ट में 4 बुक में कुछ तो अलग ही प्रेजेंट कर दिया, मैंने सेम प्रेजेंटेशन रखा है, जिससे अगर आपका ना इस टेबल के ऊपर कंसेप्ट बुक के यहाँ पे ग्रिप आ गया, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रिप आपका यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है और लास्ट में 4 बुक पे भी आपको ग्रिप आ सकता है। फिर इसको और रिविजन फ्रेंडली बनाने के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे लास्ट में मार्क करके दिए, जो जो आपको क्वेश्चन बैंक से देखने। फिर आपके अटेम्प्ट के लिए मैं एबीसी एनालिसिस वीडियो डालूंगा, तो वो एबीसी एनालिसिस आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे ही आपका अटेम्प्ट रहेगा उसके 2-3 महीने पहले मैं एबीसी एनालिसिस डालूंगा और आपको अपडेटेड एबीसी एनालिसिस यहाँ पे लिख लेना है, जैसे आपको समझेगा अच्छा भाई ये कंटेंट ए कैटेगरी वाला है, ये कंटेंट बी कैटेगरी वाला है। इससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दीज बुक्स योर 1.5 डे रिविजन इज ऑल्सो वेरी मच सिक्योर, बिकॉज एग्जाम के पहले आपको बस 1.5 दिन मिलने वाला है। 1.5 दिन में आपको एफएम भी पढ़ना है और एसएम भी पढ़ना है। और जब आपके पास लास्ट में 4 बुक होगी जो पूरे सिलेबस को 42 पेजेस में कंपाइल करेगी विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद एबीसी एनालिसिस, तो ये करना आसान हो जाएगा। सो ये आपके एक पेन पॉइंट के ऊपर हमने ऐसा डिटेल में 3 वे से काम किया है। इससे आपका कंसेप्ट के ऊपर ग्रिप आ जाएगी, मल्टीपल टाइम्स हम रिवीजन करेंगे। फिर बुक ऐसी बनाई है जिससे इस बुक से पढ़ने के बाद आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन बैंक में किधर भी अटके तो एनालिसिस मिल जाएगा, चीज़ों को फिर से समराइज करना है, क्विकली रिवाइज करना है, तो लास्ट में 4 बुक आपके साथ रहेगी, जो सेम वे में जैसा कंसेप्ट बुक में डेटा है वैसा सेम आपको लास्ट में 4 बुक में मिल जाएगा। और इस स्ट्रक्चर के थ्रू जब हम वीकली बेसिस पे टेस्ट देते जाएंगे ना, तो वीकली बेसिस पे हमारे में इंप्रूवमेंट्स आते जाएगा और फिर एग्जाम फोड़ के आ जाएंगे अपन। ठीक है, तो अभी आते हैं हमारा सेकंड पेन पॉइंट के ऊपर। सेकंड पेन पॉइंट है केस बेस्ड आंसर्स प्लस आईसीआई प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बैंक के टाइम पे कहा था कि आईसीआई की रिक्वायरमेंट है कि केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर अपने केस अप्लाइड वे में लिखना चाहिए, अगर वैसा आप नहीं लिखोगे आईसीआई मार्क्स ग्रांट नहीं करता। प्लस आईसीआई की रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप एसएम में आंसर्स लिखोगे तो आपके आंसर्स के कीवर्ड्स आईसीआई के कीवर्ड्स के हिसाब से मैच होने चाहिए, अगर वो मैच होंगे तभी आईसीआई आपको मार्क्स देगी, नहीं तो वो नहीं देगी। और ये ना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है स्टूडेंट्स को, और इसको टैकल करने के लिए हम स्पेसिफिक बैच पे ना राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले। जब कभी भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसा सोचते हैं, इससे ना आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाएंगे और फिर मैं आपको वो सॉल्व करने के लिए दूंगा। डेली बेसिस पे अब मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ एज ए होमवर्क, जो आपको लिख के सॉल्व करने हैं। बिकॉज अगर आप ये क्वेश्चंस लिख के सॉल्व नहीं करोगे ना, तो आपका वो कीवर्ड्स के ऊपर ग्रिप नहीं बैठेगा, और अगर गलती से ये कीवर्ड्स नहीं आ गए ना आंसर्स में, तो आईसीआई मार्क्स आपको ग्रांट नहीं करेगी। आईसीआई बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है चेकिंग के ऊपर, और उनको वो कीवर्ड्स चाहिए मतलब चाहिए। बट सर यार इतना होमवर्क करना पड़ेगा, मतलब 3-4 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करने करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। राजा तुझे करना पड़ेगा। अभी मैं तुझे ना आईसीआई की ब्रूटलिटी दिखाता हूँ चेकिंग में, अगर कीवर्ड्स मैच नहीं हुए तो फिर आईसीआई पेपर को कैसे चेक करता है। तो ये पीवाईक्यू का पेपर है, पीवाईक्यू जनवरी 26, और ये उसका सेमेस्टर आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8A को हम डिस्कस करते हैं, और ये आया था कितने 5 मार्क के लिए। तो ये क्वेश्चन था ऑन पोर्टल 5 फोर्स मॉडल, और पूछ रहा था आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ मार्केट इन विच कॉम्पिटिटिव प्रेशर ऑपरेट्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पोर्टल 5 फोर्स मॉडल के 5 फोर्सेस के बारे में बस पूछ रहा था, जिसका आंसर बस इतना सही था। इतना अगर आपने लिख लिया रहता तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते थे। तो यहाँ पे पोर्टल 5 फोर्स मॉडल के 5 फोर्सेस के बारे में बस आपको लिखना था। ये 5 फोर्सेस रहते हैं, सबसे पहला रहता है थ्रेट ऑफ राइवलरी, फिर दूसरा रहता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स,
फिर सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर और बायर्स बार्गेनिंग पावर, बस इतना ही आपको यहाँ पे लिखना था। अभी मैं आपको स्टूडेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी दिखाता हूँ। ये देखो, ये सर्टिफाइड कॉपी है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले पोर्टल 5 फोर्स मॉडल को एक्सप्लेन किया और एक एक पॉइंट को लिखते गया और उसको एक्सप्लेन करते गया। जैसे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, यही को हमने यहाँ पे पढ़ा था, सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर, बायर्स बार्गेनिंग पावर। और फिर उसने उसको एक्सप्लेन किया। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स, ये भी यहाँ पे था, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। और इसने पांचों पॉइंट्स मेंशन किए और उसको खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। ऐसे ने इसको कितने मार्क्स दिया, एक ही मार्क, 5 मार्क का आंसर था ये। बंदे ने 2.5 पेजेस का आंसर लिखा होगा, कितने मार्क्स मिला उसको, एक ही मार्क। सर अगर इतना बड़ा आंसर लिखा और सब चीजें उसने सही से लिखी थी तो उसने मार्क्स कट क्यों किए? मार्क्स कट इसलिए किए बिकॉज यहाँ पे उसने पॉइंट्स तो सही तरीके से मेंशन किए, बट पॉइंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन की ना, ये अब बंदे ने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन की, ऐसे है कि कीवर्ड्स के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं की। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो आपको समझेगा कि इसको पता है कि 5 फोर्सेस कौन कौन से, बट इसने आंसर ओन वर्ड्स में लिख दिया, इसके वजह से इसको 5 में से बस एक ही मार्क मिला। इसको सब चीजें आती है बट कितने मार्क मिला, बस एक ही मार्क मिला। मैं आपको और एक स्टूडेंट की सर्टिफिकेट कॉपी दिखाता हूँ। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 8 फॉलोइंग आर द टोटल 5 फोर्सेस, और इसने 5 फोर्सेस मेंशन कर लिया, राइवलरी, सब्स्टिट्यूशन, बार्गेनिंग पावर के 2 पॉइंट्स, बायर्स, सप्लायर्स और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। तो सर यहाँ पे तो इसने तो आईसीआई के हिसाब से आंसर लिखा है, इसने आईसीआई के हिसाब से आंसर नहीं लिखा है, इसने बस हेडिंग 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 लिख दिया है, उसके अंदर का जो कंटेंट है, उसके जो कीवर्ड्स है वो नहीं लिखे। यहाँ पे देखो आईसीआई ने राइवलरी के पॉइंट को कैसे मेंशन किया है, competitive pressures associated with the market maneuvering and jockeying for buyer patronage that goes on among rival sellers in the industry। ऐसे आंसर को लिखना था, इसने कैसे लिखा, competitive pressure associated with the rivalry in the industry। इसके वजह से इसको मार्क्स कितने मिले, 1.5। तो 5 मार्क का आंसर था, कितना मिला, एक, ये तो 1.5 मार्क मिला। इसके वजह से स्टूडेंट्स को ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 30+ मार्क्स स्कोर करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज स्टूडेंट्स ना ओन वर्ड्स में आंसर लिख के आ जाते हैं, और ऐसा है कि क्लियर कट रिक्वायरमेंट है कि बेटा तूने कीवर्ड्स में आंसर लिखने चाहिए। ये देखो मैं तुमको और एक स्टूडेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी दिखाता हूँ। इसने क्या किया था, ऐसा है कि कीवर्ड्स के हिसाब से आंसर लिख दिया, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स रिगार्डिंग मार्केट मनूवरिंग एंड जॉकिंग ऑफ राइवल सेलर्स इन द इंडस्ट्री। और इसको फिर कितने मार्क्स मिले, 5 में से 4 मार्क्स मिले, बिकॉज इसने क्या किया, ऐसे है कि कीवर्ड्स के हिसाब से सारे 5 पॉइंट्स को मेंशन किया। अगर आप उनके कीवर्ड्स के हिसाब से आंसर्स को मेंशन कर देते हो आपको मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप ओन वर्ड्स में लिखने के लिए जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने बस हेडिंग हेडिंग लिखते आ गए, उनके कीवर्ड्स को नहीं लिखा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इसलिए इस बैच के ऊपर हम राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देने वाले हैं, बिकॉज अगर हमने इतने सारे मेहनत कर ली है और अगर हमने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, कीवर्ड्स को ऐसे के हिसाब से नहीं लिखा, तो ऐसे हमें मार्क्स नहीं देगा। बट सर हमको फिर बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, मतलब क्लासेस के साथ नोट्स भी बनाओ प्लस राइटिंग प्रैक्टिस भी करो। अरे राजा, आपको नोट्स क्यों बनाने हैं? मैंने यहाँ पे लास्ट में 4 बुक बनाई है ना, जो 42 पेजेस में सारी चीजों को कंपाइल कर रही है, तो आपको नोट्स क्यों बनानी है? आपको बस क्लासेस में ना राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देनी है, ठीक है? इसलिए हम राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। अभी आते हैं बाकी के बैच के डिटेल्स के ऊपर, ठीक है? जैसा मैंने आपको कहा था कि ये यूनिक रेगुलर बैच एप्लीकेबल है फॉर सितंबर 26, जनवरी 27 एंड मई 27 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको ना टोटल 4 बुक्स मिलने वाली है, 3 बुक्स की हार्ड कॉपी मिलेगी और 1 बुक की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी जो होगी एमसीक्यू की, जहाँ पे सारे एमसीक्यूज और केस सिनेरियोस को कंपाइल किया जाएगा, और 3 बुक्स की हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो 3 बुक्स में कौन कौन सी होंगी सर? एक होगी आपकी कंसेप्ट बुक, एक होगी लास्ट मिनट 4 बुक, और दूसरी रहेगी यूनिक क्वेश्चन बैंक, ठीक है? इस बैच का ड्यूरेशन रहेगा ऑफ 70 to 80 आवर्स, जिसकी वैलिडिटी रहेगी ऑफ 10 मंथ्स, और आपको 1.8 व्यूज का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। लैंग्वेज इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। जैसा मैंने आपको कहा था, यहाँ पे आपके मल्टीपल एमसीक्यू टेस्ट ली जाएंगे, फिर 5 यूनिट टेस्ट ली जाएंगे, मतलब हर चैप्टर के लिए एक एक यूनिट टेस्ट रहेगी। सो टोटल 5 यूनिट टेस्ट, एक 50 मार्क की टेस्ट ली जाएगी और एक 100 मार्क की टेस्ट ली जाएगी ऑफ एफएम एंड एसएम। फिर हर वीकेंड पे ना हम जूम सेशंस अरेंज करेंगे, जहाँ पे आप आपके प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट्स मुझे पूछ सकते हो, फिर जो सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स होंगे वो भी आप मुझे पूछ सकते हो, रिगार्डिंग मैं आपको गाइडेंस देते जाऊंगा। सो दिस जूम सेशंस विल बी मोर ओवर लाइक अ मेंटरशिप गाइडेंस टू यू टिल योर एग्जाम्स। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते तब तक हर वीकेंड पे ये जूम सेशंस अरेंज किए जाएंगे। फिर हम लाइव पेपर डिस्कशन भी लेंगे, जैसे आपका पेपर
का टाइम हो गया, जैसे मैं आपको पेपर का शेड्यूल बोल दूंगा कि आपको पेपर इस टाइम में देना है, वैसे ही आपका पेपर हो गया ना, तो हम लाइव पेपर डिस्कशन सेशन शेड्यूल कर देंगे। आपकी कॉपीज को मैं इवैल्यूएट करूंगा और बोलूंगा कि आपने कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स करने हैं, और वीकली बेसिस पे हम देखेंगे कि आप कैसे इंप्रूव कर रहे हो और कैसा आपका ग्रोथ है। ठीक है, फिर सर ये लेक्चर्स कैसे कंडक्ट किए जाएंगे? ये सारे लेक्चर्स ना आपको नए लेक्चर्स मिलने वाले हैं। ये लेक्चर्स मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, बट दे विल बी रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड ऑन द सेम डे। मतलब इन लेक्चर्स को मैं सुबह रिकॉर्ड करता हूँ और आपको शाम को मतलब 4 बजे अपलोड करके दे दूंगा। तो रिकॉर्डेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने लेक्चर्स दे रहा हूँ, मैं सुबह ही लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता हूँ और शाम में आपको 4 बजे ये लेक्चर्स अवेलेबल करके दे दूंगा मेरे ऐप पे, मेरे सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, सो ये बैच शुरू होने वाली है 26 ऑफ अप्रैल को और ये बैच चलने वाली है 15 ऑफ जून तक। 15 ऑफ जून तक हम सारे टेस्ट को कंप्लीट कर देंगे। इस बैच के 3 लेक्चर्स एज ए डेमो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होंगे। उसके बाद आपको सारे लेक्चर्स मेरे ऐप पे और सॉफ्टवेयर पे मिल जाएंगे। फिर जब भी आप लेक्चर्स देख रहे हो, आपको कुछ भी डाउट लग रहा है कि सर मुझे ये चीज नहीं समझे, आप तुरंत उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो या टेलीग्राम पे भेज सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप पे भेजना है, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। प्रेफर्ड ऑप्शन इज दिस, व्हाट्सएप पे भेजना, मैं उसको तुरंतली देख के उसको रिजॉल्व कर दूंगा थ्रू ऑडियो नोट। आपके डाउट्स 16 टू 18 आवर्स में रिजॉल्व हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट मतलब 90% ऑफ डाउट 6 घंटे के पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं, बट स्टिल 6 टू 18 आवर्स का गैप रखना और इसमें आपके डाउट्स रिजॉल्व हो जाएंगे, उसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। पे भी देख सकते हो, लैपटॉप पे भी देख सकते हो, अगर आपके पास आईफोन होगा तो आईफोन पे भी देख सकते हो, या मैकबुक होगा तो मैकबुक पे भी आप देख सकते हो। जैसे ही 3 डेमो लेक्चर्स हो जाएंगे या आपको 26 अप्रैल को ही एनरोल करना होगा, तो मैं वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करना, नेसेसरी डिटेल्स फिल करना, पेमेंट करना और आप बैच के लिए एनरोल हो जाओगे। जैसे ही आपने पेमेंट कर लिया ना, तो आपको तुरंत मेल आ जाएगा हमारी तरफ से, ऑलरेडी सक्सेस डैश मेहताज प्रोफेशनल एकेडमी के नाम से, और उस मेल को बस स्क्रॉल डाउन करना और नीचे डिटेल में स्टेप्स दी गई होंगी कि कैसे आपको लेक्चर्स को एक्सेस करना है, और ट्यूटोरियल वीडियोस भी दिए जाएंगे। ठीक है, बट फिर भी आपको अगर कुछ भी डाउट आया एक्सेस करते टाइम, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बैच का एनरोलमेंट शुरू होने वाला है फ्रॉम 26 ऑफ अप्रैल। ठीक है, और हमारे इधर 2 टेलीग्राम चैनल से, दोनों टेलीग्राम चैनल्स पे ज्वाइन कीजिएगा। एक है मेन ग्रुप जहाँ पे मैं सारे अपडेट्स देते जाता हूँ, और दूसरा है डिस्कशन ग्रुप जो आपके नेटवर्किंग के लिए बनाया गया है, जो आपके डिस्कशन के लिए बनाया गया है। तो दोनों पे भी ज्वाइन कीजिएगा, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अभी हम आते हैं प्राइस के ऊपर। सो द प्राइस ऑफ यूनिक रेगुलर बैच इज just 3,499 rupees, but currently we are providing a discount where you can enroll at 2,899 rupees. So you will get a discount of 600 rupees. But for those students who are enrolling for the batch before or on 10th May, then they will get a discount of additional 400 rupees, by which they will get a discount of 1,000 rupees and they can enroll at just 2,499. तो ये बैच कब से शुरू होने वाली है? ये बैच शुरू होने वाली है 26 ऑफ अप्रैल से। 3 लेक्चर्स आपको एज ए डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप 10th ऑफ में या उसके पहले एनरोल करते हो, देन यू कैन एनरोल एट जस्ट 2,499 रुपीज। आपको टोटल 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। एनरोल कैसे करना है सर? वेबसाइट के थ्रू एनरोल करना है, और वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे क्लिक करके नेसेसरी डिटेल्स फिल करके आप एनरोल कर सकते हो। बट सर मैंने 3 डेमो लेक्चर्स देखे, मुझे और थोड़े डेमो लेक्चर्स देखने हैं, तो फिर आपके लिए भी मैंने ऑप्शन अवेलेबल करके दिया है, वेयर जहां पे आपको 8 लेक्चर का एक्सेस दिया जाएगा एट 299 रुपीज। यहाँ पे कैसा होगा, 3 लेक्चर्स एज ए डेमो लेक्चर्स का तो एक्सेस आपके पास अवेलेबल ही है जो यूट्यूब पे, 5 एडिशनल लेक्चर्स का आपको एक्सेस दिया जाएगा थ्रू आवर ऐप और सॉफ्टवेयर, और टोटल 8 लेक्चर देखने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको बैच में एनरोल करना है या नहीं करना है। ठीक है, सो इस ऑप्शन में ना आपको बस लेक्चर का एक्सेस दिया जाएगा, आपके नाम की हार्ड कॉपी डिस्पैच नहीं की जाएगी, और जो भी चीजें मैं आपको इस लेक्चर्स में सिखा रहा हूँ ना, उन रिलेवेंट पेजेस का मैं आपको सॉफ्ट कॉपी व्यू ओनली मोड का एक्सेस मेरे ऐप में दे दूंगा। प्लस आप इसमें टेस्ट के लिए भी एलिजिबल हो, आप इसमें जो 5 दिन के बाद टेस्ट आएगी आप उसके लिए भी एलिजिबल हो, आप वो टेस्ट दे सकते हो। बस आपकी हार्ड कॉपी डिस्पैच नहीं हो जाएगी। एक बार आपका डिसीजन हो गया कि नहीं सर मुझे बैच के लिए एनरोल करना है, देन यू कैन व्हाट्सएप मी at this particular WhatsApp number
और बोलना कि सर मैंने 299 का एक्सेस लिया था, और फिर मैं आपको एक कूपन कोड जनरेट करके दूंगा। वो कूपन कोड यूज करना, जितने भी बैच का प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस में से ये प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, और आपको बस बैलेंसिंग अमाउंट पे करके बैच में फुल्ली एनरोल हो जाना है। और ये भी ऑप्शन आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। एक दो दिन में ही मैं दोनों प्रोडक्ट्स के ऑप्शन अवेलेबल करके दूंगा, और वेबसाइट का एनरोलमेंट 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और उनको बोलना 10 मई तक ऑफर चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी बैच में एनरोल कीजिएगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कीप प्रिपेयरिंग, कीप गिविंग योर बेस्ट, और 26 अप्रैल को मिलता है ऑन द फर्स्ट डेमो लेक्चर। टाटा, बाय बाय, सी।